हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप। स्पीड अप में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी लोगों से मैं सॉरी चाहता हूं कि आपकी क्लास डिले हो गई है, आपकी क्लास लेट हो गई है, बिकॉज आपको रीजन पता है। तो इस वजह से मैं 4 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाया और 4 दिन आपका लेक्चर डिले हो गया है। तो उसके लिए हम पूरी स्पीड अप टीम की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं। तो अभी से क्या हुआ है, जैसे आप लोगों को पता हो कि अभी जेई की क्लास तो चली रही है, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया कि एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार इस चीज को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए दोस्तों। आपके पास दोनों चीजें हैं। आपके पास जो सिलेबस लगभग आरआरबी जेई में आना है, वो उतना ही सिलेबस लगभग एसएससी जेई में आना है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार आप कंटेंट, एक बार सिलेबस का एक बार आप अपडेट कर दीजिए, एक बार इसके बारे में बता दीजिए कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो मैं आरआरबी जेई और एसएससी जेई को भी बता दूंगा, एक बार डिस्कस कर दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे दोनों की साथ के साथ तैयारी करनी है। तो इस बारे में पूरा डिटेल्ड एक मैं आपको वीडियो जल्दी शूट करने वाला हूँ एंड जल्दी आपके पास अपलोड हो जाएगा इस चीज का। ठीक है दोस्तों। एंड आरआरबी जेई क्लास चल रही है एंड एसएससी जेई की भी क्लास आपकी चलने वाली, मतलब चलने लगी है। रीजनिंग क्लास चल रही है, आपकी जीएस की क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों। बाकी आज आपकी अब से क्लास रेगुलर होगी। अब से कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, आपकी अब रेगुलर क्लास होगी। तो बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है वो। ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जैसे मैं घर से आया हूँ, तुरंत ही मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के लिए एक लेक्चर दिया जाए, एक लेक्चर डिलीवर किया जाए, ताकि आपको ऐसा लगे कि क्लास पोस्टपोन हो गई है या क्लास रोक दी गई है, बस थोड़ा सा डिले हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे। हीट ट्रांसफर जिसमें हम लोग पहला मेथड देख रहे थे, हमने कंडक्शन देखा था। तो कंडक्शन में मैंने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, फिर हम लोग कन्वेक्शन पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली क्यूज भी स्टार्ट करते हैं। बिफोर अवर स्टार्टिंग लेक्चर हम लोग डेली क्यूज करते हैं। तो डेली क्यूज में लास्ट सवाल था कि कन्वेक्शन फॉलोड बाई विच लॉ, कन्वेक्शन किस लॉ को फॉलो करता है। एंड जिसका राइट आंसर था आपका न्यूटन्स लॉ। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? कन्वेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है दोस्तों। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है। तो ये इसका सही जवाब है। बाकी मैं आज नाम नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा उसके लिए सॉरी। बाकी आपका नेक्स्ट डे से बिल्कुल जैसे हम लोग करते हैं कि जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनका मैं बकायदा प्रॉपर नाम लूंगा, नाम बताऊंगा कि इन लोगों ने प्रॉपर आपका रिप्लाई किया, आंसर भी दिया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक थम्स अप तो बनता है दोस्तों, प्लीज एक लाइक बनता है। एंड हाँ, हम लोग मुहिम चला रहे हैं, हम लोगों ने अभी आप लोगों से बताया भी है कि हम लोग 1 लाख ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, 1 लाख की फैमिली बनना चाहते हैं, और वो भी 26 जनवरी से पहले पहले। तो नाउ यू हैव 2 डेज, ओके, 24 एंड 25। तो आप लोग जितना कोशिश कीजिए, अपने जितने सारे ग्रुप्स हैं, अपने फेसबुक पेजेस हैं, एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके डिप्लोमा के हैं, बीटेक के हैं, एंड जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई या एसएससी जेई की, उनको प्लीज इस चैनल का लिंक लीजिए, आप उनको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को मालूम पड़े कि हाँ आरआरबी जेई और एसएससी जेई की तैयारी हो रही है। बाकी जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, तो उन लोगों के पास भी चीज पहुंच जाए कि हम लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपकी कॉस्ट नहीं है, सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं एंड बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रही हैं। एंड हम लोग के साथ कुछ नई फैकल्टी जल्दी हायर होने वाली है एंड जल्दी आपको और भी फैकल्टी देखने को मिलेंगी। तो प्लीज आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एंड जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया, तो आप लोग के पास 2 दिन का वक्त है, प्लीज आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम के बारे में आपका एनालिसिस होगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज 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 आप लोग जरूर क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज को बाय कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, फॉर्म फिल किया जा चुका है, एंड आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है। एंड कुछ लोग बोले सर अगर मेरे पे व्हाट्सएप नहीं है, तो आप लोग जीमेल कर सकते हैं, आप लोग कैसे भी मैसेज कर सकते हैं, आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा है इसी में आपका कंडक्शन में। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आपको पता होगा, मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो लाइट सबके घरों में है, लाइट है कि नहीं सबके घरों में? तो लाइट सबके घरों में, दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में है ना? तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा बहुत छोटा सा बचपन में, क्लास 9 में, कि V इक्वल्स टू I
आर, V इक्वल्स टू आई आर एंड R इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई होता था आपका, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन आई, ठीक है, यही तो होता था आपका R इक्वल्स टू V अपॉन आई। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अरे V इक्वल्स टू आई आर ये होता था आपका, ठीक है, और R इक्वल्स टू वी आई। जिस प्रकार से आपकी घरों में क्या प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सपोज आपके घरों में ऐसी कुछ वायर लगी होती है और उसमें क्या प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक, किसकी वजह से, ड्यू टू द वोल्टेज डिफरेंस, ड्यू टू द वोल्टेज डिफरेंस, राइट, ड्यू टू द वोल्टेज डिफरेंस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एंड क्या होता है कि इसकी जैसे फ्रिक्शन होता है, जहां हम लोग चलते मोशन होता है, उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है जो इस धारा के प्रभाव को रोकने का कार्य करता है, जो इस धारा के प्रभाव को रोकने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसमें धारा बहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मटेरियल होता है उसमें क्या बहता है दोस्तों, ताप, यानी कि तापमान बहता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि नहीं होता है ना। इसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऐसे ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊष्मा का प्रभाव, है ना, ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एंड इसमें भी आपका क्या होता है, इस ताप के प्रभाव को रोकने का एक काम करती है, एक काम करता है जिसे बोलते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार से आर क्या होता है आपका, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक उसी प्रकार का होता है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है आपका। जैसे V इक्वल्स टू आई आर था ना, तो उसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा R इक्वल्स टू, तो उसमें किसका प्रभाव हो रहा था, आपका V इक्वल्स टू आई आर, तो यानी कि इसमें उसमें धारा का, इसमें ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज डेल्टा टी अपॉन क्यू। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भाई अभी बताया मैंने आपको, V इक्वल्स टू क्या है, आई आर, एंड R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो अगर मैं इसको डेल्टा भी बोल दूं तो इससे आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ऐसे डेल्टा V अपॉन आई, इसमें डेल्टा टी अपॉन क्यू, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। आपको पता है कि कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं, सॉरी कूलम्स लॉ याद आ गया, इलेक्ट्रिकल में है वो, तो कूलम्स लॉ नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंडक्शन किस लॉ की वजह से हो रहा था आपका, कंडक्शन आपका किस लॉ को फॉलो कर रहा था, क्या बताया था मैंने, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन dx, ये था कि नहीं था, है ना, Q इक्वल्स टू माइनस के डी टी अपॉन dx। तो अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रखूं, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दो, इसमें आप Q की वैल्यू पुट करो, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू रख दो, डेल्टा टी अपॉन माइनस, तो नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन वही लेते हैं हम लोग, के ए डी टी अपॉन dx। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dx कम हो जाएगा आपका ऊपर, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन के ए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आई समझ में आपके, ठीक है। हम इसकी बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, एमएलटी फॉर्म। क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, एमएलटी फॉर्म। जिस प्रकार से इसमें इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना, ओम होती इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब है ना, ओम होती है। तो उसी प्रकार से हम इसकी एमएलटी फॉर्म निकाल रहे हैं। अब देखिए के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट हमने बताई थी आपको, याद आ रहा है, कुछ याद है आपको, के की फॉर्म की सब भूल गए, के की आपकी बताई थी एमएलटी माइनस 3 के माइनस 1,
क्या बताया था, MLT -3 और K -1, ये बताया था आपको। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं K की यूनिट क्या हो जाएगी, MLT -3 एंड K -1। ठीक है, और यहाँ एरिया क्या हुआ, L², और यहाँ पे x यानी कि ये डिस्टेंस x क्या हो जाएगा, L। ठीक है, एक L से एक L कट जाएगी, एक L से एक L कट जाएगी, क्या बचेगी, एक L बचेगी, है ना। तो इस L को मैं ऊपर कर देता हूं, इस L को अगर मैं ऊपर कर देता हूं तो क्या होगा आपका, ये सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, तो यानी कि M-1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा, T3 K1, और ये हो जाएगा आपका जैसे ML। तो L1 ये 1 ये 2 हो जाएगा ना, L एक ये हो गया, एक L ये हो गया, तो ML2 T-3 एंड K-1। ये बात समझ में आई, ये 1/1 में। तो मैं अगर इसको ऊपर ले आऊं सभी चीजों को क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T3 और K-1। ये किसकी होगी दोस्ती आपको, R की, यानी कि RTH लिख लो इसको, RTH मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। RTH क्या आपकी MLT फॉर्म हो गई ये। ओके, इतनी बात समझ में आई, लिख लीजिए आप लोग। तो इसको हम रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, यहां पे एक चीज आप लोग नोटिस किए, देखिए क्या नोटिस किए, R इक्वल टू क्या है आपका, Q/T। R इक्वल टू क्या है आपका, T/Q, T/Q। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, जिस प्रकार से आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आपका ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी समझ लो, या आप इसे समझ लो क्यू से। क्यू से हम लोग क्या समझते हैं कि अगर जितनी ज्यादा क्यू की वैल्यू होगी या आर जितना कम होगा क्यू उतना ज्यादा होगा, या कह सकते हो आर जितना ज्यादा होगा क्यू उतना ही कम होगा, यानी कि जितना क्यू कम होगा आर उतना ही ज्यादा होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका हीट का ट्रांसफर या कह लो कि थर्मल रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हुआ तो हीट का ट्रांसफर कम हुआ, और वही वस्तु कैसे बिहेव करेगी आपकी, इंसुलेटर की तरह से। किसकी तरह से, एज अ इंसुलेटर, क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंसुलेटर की तरह। बात समझ में आई। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया एक तरह से, जिसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें वो आपका कैसा होगा, इंसुलेटर होगा मटेरियल, यानी कि उसमें हीट का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह बहुत ही तीव्रता से नहीं, बहुत ही धीमी गति से हो रहा होगा, बहुत ही धीमी गति से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो जितने भी आपके इंसुलेटर होते हैं उसमें थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दूं मैं, आप लोग लिख लीजिए। तो इस चीज को मैं एक लाइन में लिखा देता हूं, एक लाइन लिखिए आप लोग कि लिखिए ग्रेटर द थर्मल रेजिस्टेंस, ग्रेटर द थर्मल रेजिस्टेंस, better will be the thermal insulation, थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। दे ट्रांसफर हीट एंड बेटर विल द एंड प्रॉपर विल बी द
poorer will be the thermal conduction, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आपका सार अभी तक यही रहा। आज जो आपकी क्लास हुई, क्लास क्या पढ़ा मैंने, थर्मल रेजिस्टेंस, उसकी एमएलटी फॉर्म, एंड अगर थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर कम होगा, इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ग्रेटर द थर्मल रेजिस्टेंस, बेटर विल बी द थर्मल इंसुलेशन, एंड पुअर विल बी द थर्मल कंडक्शन। तो दो चीजें हैं, पुअर एंड ग्रेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं जिसमें पूछा जाता है कि इसमें जो हीट का बचाव होता है, जैसे चिड़िया होती है जो उड़ते वक्त होती है, सर्दियों में अपने पंख को सिकोड़ लेती है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है उसके पंख के बीच में, यानी कि एयर होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, एयर वो गर्म रहती है। दूसरा जब पूछा जाता है आपका जैसे कि गर्म नई रजाई की तुलना में, ओल्ड मतलब पहली रजाई की तुलना में नई रजाई गर्म क्यों होती है, वही कारण है कि इसमें एयर ट्रैप बनी रहती है, उसमें ट्रैप नहीं बनी हुई होती है। स्वेटर जब पहनते हैं तो स्वेटर पहनते टाइम हम लोगों को सर्दी नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, क्योंकि जब आप हीट ट्रांसफर होगी आपकी बॉडी से एटमॉस्फेयर पे, तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो एयर होगी एयर ट्रैप रह जाएगी अंदर, तो एयर ट्रैप हो जाएगी, तो एयर ट्रैप रहती है तो एयर गर्म रहती है, आपको गर्म महसूस होता है। तो ये सब चीजें कुछ आपके कारण हैं, उन कारणों को हम लोग लिख देते हैं। तो उनका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू थर्मल कंडक्शन। एयर ट्रैप रहती है तो एयर ट्रैप रहती है, आपकी एयर गर्म हो जाती है, एयर बाहर निकल नहीं पाती है, तो बस यही कारण होता है कुछ चीजों का जिसकी वजह से वो गर्म रहती हैं। ठीक है, तो मैं अभी लिख रहा हूं आपको सीधा जो पूछा गया है। हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन डेली लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन डेली लाइफ लिखिए इनको। पहला पॉइंट है आपका, cooking utensils are provided with wooden cooking utensils are provided with wooden handles, ठीक है। अगले लिखिए, ए न्यू क्विल्ट या ए न्यू ब्लैंकेट या रजाई मान लीजिए आप लोग, इज वार्मर देन ओल्ड वन, इज वार्मर देन ओल्ड वन, मतलब नई रजाई जो आपकी पहली रजाई होती है उसकी तुलना में गर्म होती है। एंड कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन ब्लॉक्स, जो आपके बर्तन होते हैं उनके बीच में क्या, उनके हाथ में क्या लगा होता है, वुडन हैंडल। तो इसकी वजह से क्या होता है, वुडन क्या होता है आपकी इंसुलेटर होती है, थर्मल हीट की बहुत ही पूरा ट्रांसफर होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यूटेंसिल में जो हीट होती है वो आपकी हैंडल तक नहीं आ पाती है। इसलिए in winter words often swell their feathers, क्या बोला मैंने कि सर्दियों में पक्षी अपना पंख को सिकोड़ के चलते हैं, हवा पंख अपना पंख को सिकोड़ के चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर क्या होता है उसमें ट्रैप रहती है, और उसकी एयर ट्रैप रहेगी तो एयर गर्म रहेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें नई हवा नहीं आ पाएगी, तो उसे गर्मी का एहसास रहता है। ठीक है, आइस इज पैक्ड इन
इज पैक्ड इन सॉडस्ट। सॉडस्ट समझते हैं, लकड़ी का बुरादा। तो लकड़ी के बुरादे में आपकी आइस रखी जाती है, पैक की जाती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का बुरादा क्या है आपका, हीट का पूरा कंडक्टर है, इस वजह से आपकी आइस बनी रहती है उसी अवस्था में, बहुत ही कम मेल्ट हो पाती है आपकी एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट आने पर। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो गए इसके कंडक्शन के। ठीक है दोस्तों, जो पूछे गए मैंने वही लिखा है डायरेक्ट आपके, जब मैं आपकी एमसीक्यू कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्जांपल मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लिखिए आप लोग कन्वेक्शन। अगली हेडिंग लिखिए कन्वेक्शन। अगली हेडिंग लिखिए कन्वेक्शन। एंड कुछ लोगों को फिर से मैसेज आ रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाई इंग्लिश में पढ़ाइए। यार मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। तो जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ वो डिक्टेट तो कर रहा हूँ हिंदी में, आप हिंदी में लिख सकते हो उस चीजों का। तो प्लीज इसके लिए बार बार आप लोग इशू मत बनाइए कि सर हिंदी में पढ़ाइए इंग्लिश में पढ़ाइए। I already told you that it is not possible to write in both language. That's why I used to say each and everything in both language. Bilingual. I used to teach in bilingual. I used to write in English and used to speak in Hindi. Okay? So please do not mention these silly things again and again. So I requested to you. I already covered both language. Okay? So I try to speak in both language. So maybe sometimes I do not use much Hindi, maybe sometimes I do not use much English. तो प्लीज पार्डन मी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर सकूं। चलिए ठीक है, वक्त जाया नहीं किया जाए, आगे पढ़ते हैं हम लोग कन्वेक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कन्वेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कन्वेक्शन। तो मैंने पिछली बार बताया है कि कंडक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड में ही होता है, कंडक्शन आपका लिक्विड्स में भी होता है, कंडक्शन आपका गैसेस में भी होता है। ठीक है, तो कभी भी ये कोई पूछे कि सिर्फ कंडक्शन सॉलिड में होता है, जी नहीं, ये पूर्णतः असत्य बात है। लेकिन हाँ, मुख्यतः आपका जो कंडक्शन है, यानी कि कंडक्शन क्या बोलते हैं, ताप संगणन ऐसी कुछ है, संरक्षण ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जो भी आपका होता है वो कंडक्शन होता है, तो बेसिकली सॉलिड में होता है, ठोस अवस्था में होता है ना, बट बहुत ही कम मात्रा में गैसेस एंड लिक्विड्स में होता है। गैसेस एंड लिक्विड्स में क्या होता है? आपका कन्वेक्शन होता है। जनरली इसमें क्या होता है? हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपका कोई सॉलिड लिक्विड एंड गैस के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कोई सॉलिड लिक्विड एंड गैस के कांटेक्ट में आता है, वहां पर ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है, या ऊष्मा का जो आदान, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, जो वो किस वजह से होता है? कन्वेक्शन की वजह से। क्या दोस्तों? कन्वेक्शन इज जनरली अकर्स बिटवीन टू सरफेसेस, सॉलिड्स बिटवीन टू सरफेसेस, दैट इज सॉलिड एंड liquids also as well as in gases. Okay, इतनी बात समझ में आई कि कन्वेक्शन आपका कहां होता है? आपका सॉलिड्स और लिक्विड से बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे चाय रखी है, चाय का ठंडा हो जाना। देखिए कन्वेक्शन में क्या है, कुछ आपका इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं कि कुछ अधिक ताप पर, अगर कुछ अधिक ताप पर हीट ट्रांसफर हो जाती है तो वो सामान्यतः कन्वेक्शन में नहीं, रेडिएशन में आती है। तो अधिक तापमान के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रेडिएशन, यानी कि थोड़ी सी छोटी रेंज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग एक बार छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्लीज आप लोग भी लिख लीजिए कन्वेक्शन की डेफिनेशन, फिर हम लोग उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इस पॉइंट को। थर्मल इंटरेक्शन, किस किस के बीच में? किस किस के बीच में बताया मैंने आपको? सॉलिड, एक तो सॉलिड बताया, फिर मैंने क्या बताया आपको? गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए डेफिनेशन लिखिए आप लोग। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, या सॉरी कन्वेक्शन, मैं कन्वेक्शन बोल रहा हूं बार बार, सॉरी। इट इज
द मोड ऑफ heat transfer which generally occurs between a solid surface and the surrounding fluid मतलब उसके आसपास का, सराउंडिंग मतलब क्या हुआ, आसपास का, सराउंडिंग फ्लूइड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ताप में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो कन्वेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? कन्वेक्शन क्या है? यह ताप परिवर्तन का या हीट परिवर्तन का वह मोड है जो सामान्यतः सॉलिड सरफेस यानी कि ठोस सरफेस होती है आपकी, जो सॉलिड सरफेस और जो उसके आसपास फ्लूइड होता है उसके बीच में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी आप लोगों को? तो ये क्या हुआ आपका कन्वेक्शन। तो इट जनरली फॉलोज जनरली नहीं, इट फॉलोज ही लिखिए आप लोग, इट फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या दोस्तों? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग कल से और लंबी क्लास करेंगे। तो आज थोड़ा सा आपको लेक्चर छोटा ही डिलीवर हुआ है, तो नेक्स्ट डे से हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा लेक्चर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि डेली एमसीक्यू का है ही, तो प्लीज डेली एमसीक्यू हम लोग एक क्वेश्चन देखता हूं, फिर उसके बाद इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल conductivity? What is the unit of thermal conductivity? Options are watt per meter Kelvin, watt per meter square Kelvin, joule per meter Kelvin, joule per meter स्क्वायर केल्विन। ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की मात्रा क्या है? तो मैंने ये चार ऑप्शन लिखे, आप लोगों को सही जवाब देना है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, कैसा लगा आपको लेक्चर? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड प्लीज आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली आई विल, मैं नाम बताऊंगा आप लोगों के, जितने लोगों ने भी आंसर दिया होगा कोशिश करूंगा कि सभी के नाम ले सकूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि काफी सारे लोगों का आंसर आता है। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, बने रहिए हम लोग के साथ। तो गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम, बाय बाय।